नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करने के लिए आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल लैंप में। तो दोस्तों, जब आपने पीछे वाली वीडियो देखी जहां पे बहुत सारी बातें डिस्कस की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अपनी ऑब्जर्वेशन दी, उन सबको पढ़ने के बाद मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर कंक्लूड करना चाहूं उन बातों को, तो इस तरीके से समझें कि सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जब आप ये डिसीजन पे पहुंचना चाहें कि किसी पर्सन को मैं अरेस्ट करूं या ना करूं, और इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जब आपके मन में ऐसी आशंका आए कि मैं इस पर्सन को अरेस्ट करूं ना करूं, करूं ना करूं, अगर ऐसे डबल माइंडेड क्वेश्चन आपके माइंड में चलने लगे, तो दोस्तों इस जजमेंट की इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए बेस्ट डिसीजन ये होगा कि आप उस पर्सन को अरेस्ट ना करें। क्योंकि जो बातें अरेस्ट करने के लिए, जो ग्राउंड्स अरेस्ट करने के लिए यहां दिए गए हैं, अगर आप डबल माइंड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि वो ग्राउंड सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जब भी वो ग्राउंड सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन नहीं, केवल एक ही ऑप्शन होगा कि या तो अरेस्ट करेंगे या सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर कि उसको अरेस्ट नहीं करना है। जहां मन ये करता है कि मैं अरेस्ट करूं इसको या ना करूं, तो आपको केवल और केवल एक ही बात माननी है कि आप उसको अरेस्ट ना करें। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं, सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करता हूं, जहां पे हमारे जस्टिस ने यह बताया है कि इस जजमेंट में इतनी सारी बातें डिस्कशन करने के पीछे उनके क्या प्रयास हैं, उनका क्या एंडीवर है। तो उनका एंडीवर यह है कि वो एंश्योर करना चाहते हैं दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट अननेसेसरीली। पहली कंडीशन उनका प्रयास यह है कि वो पुलिस पे कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? कि पुलिस ऑफिसर अननेसेसरीली अरेस्ट ना करे। उनका दूसरा प्रयास है मजिस्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल करने का। और साथ में यह भी प्रयास किया है, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथराइज डिटेंशन कैजुअली एंड मैकेनिकली। कैजुअल मैनर में और मैकेनिकल मैनर में कोई भी मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत ना करें, ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं। इतनी सारी डिस्कशन जो पीछे की वीडियो में आपने देखी, उसको करने के बाद तो दोस्तों इन प्रयासों को इंश्योर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 डायरेक्शंस दी हैं। काउंटिंग है, 8 डायरेक्शंस दी हैं दोस्तों। उनमें से पहली 4 डायरेक्शंस तब के लिए हैं जब पुलिस ऑफिसर ने डिसाइड कर लिया है कि अब अरेस्ट करना है। उन 4 में से भी पहली 3 डायरेक्शंस पुलिस ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल हैं और चौथी डायरेक्शन मजिस्ट्रेट के लिए एप्लीकेबल है। और बाकी जो 4 डायरेक्शन बची दोस्तों, उनमें से पहली 2 5th एंड 6th डायरेक्शन, 5वीं और 6ठी डायरेक्शन फिर से पुलिस ऑफिसर के लिए है और उन कंडीशन के लिए है जब पुलिस ऑफिसर ने यह डिसीजन किया है कि अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, उसे अरेस्ट नहीं करना है, तब 5th एंड 6th डायरेक्शन एप्लीकेबल होंगी। और जो 7th एंड 8th डायरेक्शंस हैं, वो 7th पुलिस ऑफिसर के लिए, 8th मजिस्ट्रेट के लिए, उन कंडीशन में जब दोनों के दोनों इन डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। तो पहले मैं दोस्तों 7th एंड 8th डायरेक्शन बताऊंगा जो यहां पे दी गई हैं। 7th जो डायरेक्शन है वो पुलिस ऑफिसर को है और यह कहा गया है कि डायरेक्शन 1 से लेके और डायरेक्शन 6 तक जो बातें लिखी हैं, अगर उनको कंप्लाई करने में कोई पुलिस ऑफिसर अगर फेल होता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनिशिएट होगा और प्लस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी कंसर्न्ड हाई कोर्ट में। यह हुई 7th डायरेक्शन। 8th डायरेक्शन दोस्तों मजिस्ट्रेट के लिए है।
मजिस्ट्रेट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई थी, पीछे हमने डिस्कशन किया, और ऊपर डायरेक्शन दी गई है, 4 नंबर की डायरेक्शन मजिस्ट्रेट के लिए है, और डायरेक्शन ये है मजिस्ट्रेट के लिए, 4 नंबर भी साथ में बता देता हूं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करके पेश करेगा 167 सीआरपीसी में फर्दर डिटेंशन के लिए, तो उसके समक्ष एक वो चेक लिस्ट पेश करेगा, उन रीजंस को दिखाएगा, जिन रीजंस, जिन मटेरियल, जिन फैक्ट्स के कारण वो इस ओपिनियन पे पहुंचा, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अरेस्ट नेसेसरी थी, उन रीजंस को दिखाएगा मजिस्ट्रेट साहब को। और मजिस्ट्रेट साहब की ये ड्यूटी लगाई गई है चौथी डायरेक्शन में कि मजिस्ट्रेट साहब उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद चेक करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि क्या अरेस्ट लीगल है और क्या फर्दर डिटेंशन इसमें करनी चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो रीजन जिनकी वजह से वो सेटिस्फाइड हुए अपने ऑर्डर में लिखेंगे, देन फिर ही वो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट साहब ये बात कंप्लाई करने में फेल हो गए तो डायरेक्शन नंबर 8 कहती है कि उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। तो 7th एंड 8th डायरेक्शन 2 कंप्लीट हो गई दोस्तों। 8 में से 2 डायरेक्शन कंप्लीट। अब पहली और 4 नंबर डायरेक्शन भी मैंने बता दी जो मजिस्ट्रेट साहब के लिए थी। अब बचती हैं पहली 3 डायरेक्शंस। पहली 3 डायरेक्शन में सबसे पहली डायरेक्शन ये कहती है, वो पुलिस ऑफिसर के लिए पहली तीनों, और उस कंडीशन में है जब पुलिस ऑफिसर ये डिसीजन ले लेता है कि अब उसे एक्यूज को अरेस्ट करना है। तो पहली डायरेक्शन कहती है, पहली डायरेक्शन, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट when a case under offense is punishable up to 7 years or less with or without fine। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दी गई है कि वो अपने पुलिस ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट करें, निर्देश दें कि वो ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना करें। ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना करें जिन केसेस में पनिशमेंट या तो 7 साल तक की है या 7 साल से कम की है। ऐसी डायरेक्शंस हर स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस ऑफिसर्स को दे। पहली डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये दी गई है, और इसी डायरेक्शन में लिखा है कि अगर वो अरेस्ट करना चाहता है, ऑटोमेटिकली तो अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो अरेस्ट करना चाहता है तो उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो पहले सेटिस्फाई करें अपने आप को उन कारण के लिए, अबाउट द नेसेसिटी फॉर अरेस्ट अंडर द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 41 सीआरपीसी। अगर वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करें उन रीजन के लिए। पीछे सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में बातें लिखी हैं जो अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं, जिनके बिना सेटिस्फेक्शन के अरेस्ट नहीं कर सकते। वो रीजन बताएं जिनकी वजह से वो कंक्लूजन पे पहुंचता है पुलिस ऑफिसर कि उन 5 में से कोई एक कारण है अरेस्ट करने के लिए। वो रीजंस राइटिंग में लिखेंगे और जब वो सेटिस्फाई हो जाएं तभी अरेस्ट करें। अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये सोचकर कि ये ऑफेंस नॉन अवेलेबल है, मेरे पास अरेस्ट की पावर है, मैं अरेस्ट कर लूं, ऐसा नहीं करेंगे। केवल रीजंस रिकॉर्ड करेंगे सेटिस्फाई होने के कि वो 41 में जो बातें लिखी हैं वो सब सेटिस्फाई हो गई हैं, अब मुझे अरेस्ट कर सकता हूं। ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करने की डायरेक्शन दी गई। नंबर 2 डायरेक्शन दी गई है कि ऑल पुलिस ऑफिसर्स को एक चेक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए। जो बातें अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज 2 में 5 बातें लिखी हैं, उनके रिगार्डिंग एक चेक लिस्ट पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। और तीसरी बात यह कहती है, तीसरी कंडीशन, कि जब भी पुलिस ऑफिसर,
ध्यान दें, पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये 5 बातें जो लिखी हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। उनके पीछे उन 5 बातों तक पहुंचने के लिए क्या ग्राउंड्स थे वो बातें चेकलिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है पीछे वाली वीडियो में उनको ध्यान में रखेंगे। तो चेकलिस्ट में बहुत सारी बातें होंगी कि हमको रिकवरी करनी है, किसी एक्यूज को आइडेंटिफाई करना है, किसी को एक्यूज को अरेस्ट करना है और कहीं फर्दर रिकवरी करनी है। इस तरीके के कुछ ग्राउंड्स हैं, टीआईपी करानी है, जो भी ग्राउंड्स होंगे वो 5 बातें जो सेक्शन 41 में लिखी है उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे चेकलिस्ट में। अच्छी खासी लिस्ट एक बनेगी। दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता दूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अपना एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है जिसके अंतर्गत वो चेकलिस्ट दी है जिसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। तो दूसरा पॉइंट यही कहता है स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए चेकलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा पॉइंट फिर से पुलिस ऑफिसर के लिए कि अगर पुलिस ऑफिसर ने डिसीजन लिया था कि अरेस्ट यहां पे जरूरी थी, सेटिस्फाइड हो गया था, तो वो क्या करेगा कि जो चेकलिस्ट थी उसको फिल करके और अरेस्ट के वो रीजंस जिनकी वजह से यहां सेटिस्फाई हुआ वो मटेरियल रिकॉर्ड करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा जब उस एक्यूज को फर्दर डिटेंशन के लिए 167 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए लेके जाएगा। तो ये 3 डायरेक्शन पुलिस के लिए। अब चौथी थी मजिस्ट्रेट साहब के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब भी मैकेनिकली उसका फर्दर डिटेंशन नहीं करेंगे, वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि रीजंस हैं और रिकॉर्ड में अपने ऑर्डर में लिखेंगे कि किन कारण की वजह से, किन रीजंस की वजह से वो सेटिस्फाई हुए और अब फर्दर डिटेंशन कर रहे हैं। दोस्तों पांचवी जो डायरेक्शन है वो ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ना करने का डिसीजन लेता है तब शुरू होती है 5वीं डायरेक्शन, और उसमें यह कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने डिसीजन लिया कि वो अरेस्ट नहीं करेगा तो ऐसे अरेस्ट की इंफॉर्मेशन अपने मजिस्ट्रेट साहब को देगा और वो 2 हफ्ते के अंदर देगा। और वो 2 हफ्ते का टाइम कहां से काउंट करेंगे? जिस दिन से केस इंस्टीट्यूट होगा, मींस जिस दिन से एफआईआर दर्ज होगी उस दिन से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये डिसीजन ले लिया है कि मैं अरेस्ट नहीं करूंगा तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब को इन्फॉर्म करेगा इन राइटिंग कि हमने डिसीजन लिया है कि हम इस पर्सन को अरेस्ट नहीं करेंगे। छठी डायरेक्शन, जब सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू करेगा पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को जिसे अरेस्ट नहीं करने का डिसीजन लिया है और वो भी नोटिस इशू करने का टाइम दिया है 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते कहां से? जब केस इंस्टीट्यूट हुआ, मींस एफआईआर दर्ज हुई, उस दिन से लेके 2 हफ्ते के अंदर उसको एक्यूज पर्सन को 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू कर देगा। ये थी डायरेक्शन नंबर 6। अब दोस्तों यहां पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि 2 हफ्ते के अंदर कभी कभी तो ये पता ही नहीं चलता कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया भी है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सभी में मैंने बार बार बोला है कि नोटिस इशू करने के पीछे सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। एलिगेशन आ गया एफआईआर में, बट अभी 2 हफ्ते के अंदर कभी कभी इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि उस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नहीं किया है। तो अब आप नोटिस 2 वीक में कैसे दे सकते हैं? तो इस समस्या का भी सॉल्यूशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नंबर 5 एंड डायरेक्शन नंबर 6 दोनों में जो 2 वीक का टाइम दिया था, दोनों में ये बोल दिया है कि ये 2 वीक के टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसको एक्सटेंड करेंगे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस।
आप ये टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन नंबर 5 और 6 दोनों में। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम जो बड़ा ही कंफ्यूजन पुलिस ऑफिसर्स में है दोस्तों, वो ये है कि यहां पे कहीं भी क्या ये कहा गया है कि हर उस केस के अंतर्गत जिस केस में ऐसी सेक्शंस लगी हैं जिनमें पनिशमेंट 7 साल तक की है या 7 साल से कम की है, क्या हर ऐसे केस में पहले 2 वीक के अंतर्गत 41A का नोटिस इशू करना ही करना है क्या? मैंने जब इस जजमेंट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, पूरे से पढ़ा तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इस जजमेंट में यह कहा गया है कि ऐसे केसेस में हर कंडीशन में पहले 2 वीक में आपको 41A का नोटिस इशू करना ही करना है। ऐसा इस जजमेंट में कहीं नहीं कहा गया। अदरवाइज इतना डिस्कशन किया है अरेस्ट के ऊपर कि कब अरेस्ट करना है, कब नहीं करना है, वो सब जरूरत ही नहीं होती। डायरेक्शंस देख लें, पहली 4 डायरेक्शंस तब की बात करते हैं जब वो अरेस्ट करते हैं। 5वीं डायरेक्शन में बोला गया है कि अगर डिसीजन ये लिया है कि अरेस्ट नहीं करना तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 2 वीक कि हमने ये डिसीजन लिया है कि हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। देन 6ठी कंडीशन आती है जहां पे नोटिस इशू करने की बात आती है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि नोटिस इशू करना है एक्यूज को 41A, वो तभी करना है जब आपने ये डिसीजन लिया सारे प्रोविजंस को अप्लाई करने के बाद कि अब इस एक्यूज पर्सन को इस केस के अंतर्गत अपने अरेस्ट नहीं करना है। और जब आपने ये डिसीजन ले लिया 2 वीक के अंतर्गत, तो 2 वीक के अंदर अंदर ही आपको वो नोटिस एक्यूज पर्सन के लिए इशू कर देना है। लेकिन दोस्तों एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, राकेश कुमार वर्सेस डीसीपी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सब इंस्पेक्टर को 1 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया, और इसलिए दिया कि उन्होंने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया। दूसरा दोस्तों एक जजमेंट है तेलंगाना हाई कोर्ट की, वी भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जहां पे 41A का नोटिस दे दिया था। एक्यूज ने पिटीशन लगाई कि 41A का नोटिस देने के बावजूद की जो प्रक्रिया है उसको पुलिस फॉलो नहीं कर रही है। तो हाई कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी पिटिशनर को कि आप इनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट बनती है वो डाल सकते हैं, इनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बनती है उसके लिए भी आप मूव कर सकते हैं। और दोस्तों एक जजमेंट है अमनदीप सिंह जौहर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2018 की जजमेंट है, जिसमें भी यही क्वेश्चन था कि अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्तों बड़ी अच्छी जजमेंट दी है, और उसमें कैसे उसको फॉलो किया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे, वो डिटेल में डिस्कस किया है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 वीडियोस में मैं अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट को क्लियरली आपको समझा सका हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आप वीडियो पे कमेंट करें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।